Hello everyone, welcome back to the Run Academy and I welcome to all of you to another episode of Doubt Session and Chit Chat। आप अच्छी तरह जानते हो कि इस फोरम का इस्तेमाल हम करते हैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो पिछले एक वीक से एक्चुअली मैं भी थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाया। बट यस, अब आने वाले वीक के अंदर लगातार आपके जो वीडियोस हैं बेटा वो फिर से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। यस, आई एम गोइंग टू कंप्लीट 9th and 10th दैट इज ICSE केमिस्ट्री एज वेल एज हम जो 11th क्लास का जो फिजिक्स है हम ट्राई करेंगे वो भी हमारा फिनिश हो जाए। ऑलराइट, सो अब बात रह जाती है बेटा कि कुछ बच्चों ने ऑफ कोर्स मुझसे डाउट पूछे थे, तो आज हम उन्हीं डाउट्स को डिस्कस करेंगे। एंड यू आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि डाउट किसी ने भी पूछे हों बट फ़ायदा सबका होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई डाउट रहता ही है जो कभी कोई पूछता नहीं है। तो आई ऑलवेज एनकरेज दिस थिंग कि अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है और अगर मैं आपको टाइप करके या किसी तरीके से आपको वो नहीं समझा सकता तो ऑफ कोर्स मैं उसकी वीडियो बना के जरूर अपलोड करूंगा। तो आज मेरे पास ऐसे ही 2 या 3 डाउट्स हैं, आज हम वही पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन समझना है तो पहले मैं इसका जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बता देता हूँ। एक्चुअली बात हो रही थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इन्होंने एक्चुअली वो वीडियो को देखा और उनका एक डाउट था। वो डाउट ये था कि कहते हैं कि बट द एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन वेलोसिटी टू दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t। अगर आपको याद हो तो हमने स्टडी किया था कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो उनके उसी बात पर इनका ये सवाल था, बट द एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द वेलोसिटी टू दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t and the direction of the velocity change at every instant of a circular path. So why is the acceleration toward the center? बहुत अच्छा सवाल था ये। And shouldn't it be in the direction of velocity? Please help sir, I am very confused about it. Don't worry, आज मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। So it's a very simple thing। सबसे पहले बेटा मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। देखिए, हमने ये स्टडी किया था कि सपोज कर लो कि मेरे पास एक बॉडी है और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे बेटा आपकी मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए बेटा, मेरे पास मान लेते हैं ये एक बॉडी है, राइट, एंड ये मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड। कैसे? कांस्टेंट स्पीड से वो आपकी आपकी बॉडी मूव कर रही है। ठीक है। मतलब ये है कि जब एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगी तो उसका जो स्पीड है वो सेम रहेगी, जैसे कि 40 मीटर पर सेकंड से या 40 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो थ्रू आउट द होल जर्नी मैं 40 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करूंगा। लेकिन बात सिर्फ ये थी बेटा कि हर एक पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की और अगर बॉडी आपकी इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो यहाँ पर बेटा मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसकी डायरेक्शन को समझा पाते हैं। ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा और इस तरीके से हम अपनी डायरेक्शन को बताते हैं। अब बेटा बात पता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं तो पहली बात वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका डायरेक्शन होता है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली में वो स्पीड होती है। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि स्पीड इसकी थ्रू आउट सेम रहने वाली है तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो थ्रू आउट क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि इसके हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। क्योंकि बेटा आपके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बेटा? आपका चेंज आ रहा है, तो क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है सो देयरफॉर आई विल से दैट कि मेरे वेलोसिटी में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। और क्योंकि मेरे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। दिस इज नॉन एज एक्सेलरेशन बेसिकली, और इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। अब ना एक सवाल जो हमेशा हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि एक बॉडी एक्सेलरेट सिर्फ तभी हो सकती है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? आप भी गलत नहीं हो, बट आपको एक बात समझनी होगी जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। बेटा जी, कभी भी आपने एक चीज देखी होगी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, मान लो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है
अगर मैं उसकी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दूं तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाता है, राइट। उसी तरह अगर एक मेरे पास बॉडी है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ यू, और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ जाता है। तो मेरा ना एक्चुअली सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, और अगर फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके स्पीड में चेंज आना चाहिए। लेकिन हम जब ये मोशन स्टडी करते हैं तब हमारा तो यही कहना होता है ना बेटा, कुछ भी हो जाए कि इसकी वेलोसिटी में कभी कोई चेंज आएगा ही नहीं, यही स्टडी करते आए ना अपना। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि फिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट थिंग। सो देखिए बेटा, बात बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा था कि ये मेरा एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ये मान लीजिए मेरी बॉडी है। मान लो कि ये बेटा वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी शो करना हो तो वी हैव टू मेक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सोच के देखो कि अगर मैं परपेंडिकुलर के अलावा हल्का सा इधर भी फोर्स लगा देता हूं सपोज, तो आई एम अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, लगभग नॉट एग्जैक्टली टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट ऑफ कोर्स मैं उसकी तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी अगर मैं यहां फोर्स लगाता। अगर मैं यहां फोर्स लगाता तो क्योंकि मैं इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे फोर्स लगा रहा हूं बेटा, तो ऑफ कोर्स उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती। ये देखने में कैसा लगता है मैं आपको दिखा देता हूं कि सपोज बॉडी आपकी ऐसे मूव कर रही है, मान लो मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियस है बेटा कि इसकी जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज आएगा। सिमिलरली अगर जो बॉडी है वो मान लो मेरी इस तरफ मूव कर रही है, और अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, तो इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा। एग्जैक्टली यही बात मैं यहां पे करना चाहता हूं। सो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने ये चीज तो कंफर्म है बेटा कि वो बॉडी आपकी ना उसकी स्पीड बढ़ती है ना उसकी स्पीड कम होती है, वो एज इट इज की एज इट इज रहती है। तो इसलिए फोर्स तो एक्ट कर ही रही है, 100% एक्ट कर रही है, बट वो फोर्स एक्ट करती है परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड, क्योंकि अब ये फोर्स मेरे वेलोसिटी के लॉन्ग तो एक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, इसलिए इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर फोर्स इसकी डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो उसकी स्पीड में चेंज आता, बट यहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है फोर्स इसके परपेंडिकुलरली ही एक्ट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर क्यों एक्ट करता है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात ये है कि देखो, जैसे मैंने कहा कि मेरा ब्लॉक है, मान लो ये स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। तो तुम ऐसे तो फोर्स लगा नहीं सकते, बिकॉज अगर तुमने ऐसे फोर्स लगा दिया, सपोज तुमने ऐसे फोर्स लगा दिया, तो इसकी स्पीड में भी चेंज आएगा, इसकी डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। बट मैं चाहता हूं कि सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आए, स्पीड में कोई भी चेंज ना आए। तो हमने फोर्स यहां अप्लाई किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि इसमें टर्न आ गया। अभी भी जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ ही एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन में फिर चेंज आ गया। अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है। अब आप बोलेंगे सेंटर में ही क्यों एक्ट कर रही है? क्योंकि बेटा फोर्स अगर रेडियस के अलोंग एक्ट करेगा तभी ये मेरे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। बेटा इन ऑर्डर टू मेक अ परपेंडिकुलर पॉइंट बिटवीन अ परपेंडिकुलर एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द वेलोसिटी, हमेशा हमारा यही मानना होता है कि फोर्स हमेशा रेडियस के अलोंग एक्ट करेगा, मींस टुवर्ड द सेंटर। अभी भी इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शन, एंड ये तभी हो सकता है अगर ये फोर्स आपका रेडियस के अलोंग एक्ट करे, मतलब टुवर्ड द सेंटर, तो ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, इसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। अगर मैं फर्दर उसको यहां पे लेके आता हूं बेटा, अगेन द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जो सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, स्पीड को चेंज नहीं कर रहा। तो हर एक पॉइंट पर आपको यही देखने को मिलता है कि द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जो सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसके स्पीड को चेंज नहीं करेगा। और ये तभी पॉसिबल है बेटा कि अगर आपकी फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करे टेंजेंट के, और परपेंडिकुलर जो होता है टेंजेंट का वो रेडियस के अलोंग होता है, मतलब इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर। आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस वजह से, व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्स है हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर। और क्योंकि बेटा ये फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर,
तो F इजिकल एम इंटू ए होता है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर। सिंपल सी बात है। इसलिए बेटा कहा जाता है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्ट करते टुवर्ड्स द सेंटर। अब जो आपने एग्जांपल दिया था v माइनस यू ओवर टी, उसमें बेटा समझने वाली बात है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, तो या स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज क्यों आता है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मुझे वो फोर्स चाहिए थी जो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करे, जो उसके स्पीड को ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, और वो तभी पॉसिबल है अगर वो एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। आई होप अब आपको अच्छे से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और अगर अभी भी आपका डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं फिर से बेटा आपको वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोई और डाउट होगा 100% बेटा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये था, कहते कि सर इन क्वेश्चन नंबर 16 इफ पिवटेड एट ओ नाउ विल इट गो अप, व्हाट विल बी द आंसर सर, होप यू विल आंसर। देखिए बेटा सिंपल सी बात ये है, मैं सच बोलूं तो मुझे एक्चुअली में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, बट यस इन क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपके साथ एक बार जरूर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी और अच्छे से क्लैरिटी बेटा हो सके। बात यह है कि एक यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपका जो आपने पूछा था इसके अंदर। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मेरे पास एक हाफ मीटर रूल है बेटा। हाफ मीटर रूल का मतलब होता है यहाँ पे 0 है और यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा दैट इज 50 सेंटीमीटर, राइट। ये 0 सेंटीमीटर है और वो आपका बेटा 50 सेंटीमीटर है, एंड सेंटर में बेटा 25 हो जाएगा। अब बात सिर्फ ये हो रही थी कि अगर ये जो है इसको बैलेंस किया गया है 29 सेंटीमीटर मार्क पे, राइट, 29 सेंटीमीटर मार्क पे। तो यहाँ पर इसको 29 सेंटीमीटर मार्क पे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसने कहा कि 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 20 ग्राम फोर्स को एग्जैक्टली मैं रखूंगा कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है बेटा इसके अंदर, अगर आपने मास ऑफ द मीटर स्केल फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी आपके पास एक हाफ मीटर स्केल होता है उस केस में उसके सेंटर पे उसका वेट एक्ट करता है। तो जैसे कि ये 0 से 50 सेंटीमीटर है, तो जो वेट है बेटा आपका वो यहां पर एक्ट करेगा, वेट ऑफ द स्केल शुड एक्ट एट दिस पॉइंट। और ये बेटा क्या है, पिवट पॉइंट है आपका। तो पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे वेट है जिसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये बैलेंस हो तो आपको वेट को पिवट पॉइंट के राइट साइड पे रखना पड़ेगा, तभी जाकर बेटा ये हॉरिजॉन्टल हो पाएगा। ऐसा नहीं करते हो तो इस वेट की वजह से इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा और वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ये पॉइंट नीचे की तरफ गिर जाएगा। सो ये जो आपका 20 ग्राम है बेटा, ठीक है, उसको रखा जाता है, उसका एक एंड पे रखना है। तो हमने डिसाइड करना था उसको कहाँ रखना है बेटा, 0 सेंटीमीटर में कि 50 पे। तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा 50 पे, और ये ग्राम है तो 20 ग्राम है। तो अगर मैं इसके वेट की बात करूंगा तो 20 ग्राम फोर्स बेटा इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, 20 ग्राम फोर्स इसका वेट हो जाएगा। अब ये 20 ग्राम फोर्स इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, वेट उसको एंटी क्लॉकवाइज दे, तो अब ये बैलेंस हो सकता है। अगर मैं इस 20 ग्राम फोर्स को उठा के अगर मैं 0 पे रख देता तो पिवट पॉइंट के लेफ्ट में ही दोनों वेट्स हो जाते, तो ये कभी भी बेटा बैलेंस हो ही ना पाता, क्योंकि दोनों के दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देते और वो आपका नीचे गिर जाता। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं यहां रखता, सपोज अगर मैं यहां रखता 20 ग्राम फोर्स, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देता, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कभी बैलेंस ही ना हो पाता बेटा, ये ऐसे करके नीचे गिर जाता, राइट। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वेट को दूसरे एंड पे रखना पड़ेगा, और इसलिए बेटा हमारा आंसर है कि मैं 0 पे नहीं इसको रख सकता, अगर मुझे इसको रखना है तो मैं 50 सेंटीमीटर पे ही रखूंगा, तभी जाके ये बैलेंस हो सकता है। आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा किस वजह से बेटा मैंने ये कहा है। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी है बेटा कि वेट और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मुझे देखना था। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बेटा हो गया W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आपका 4 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू ये बेटा आपका 20 आ गया, 20 ग्राम फोर्स इंटू ये जो डिस्टेंस है 50 माइनस 29 आपका 21 सेंटीमीटर होता है। सो देयरफॉर बेटा W आपका आ जाएगा दैट इज 20 ग्राम फोर्स इंटू 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया बेटा, ये आपका 5 है, और 5 इंटू 21
105। तो W आपका बेटा 105 ग्राम फोर्स आ जाता है। बट अगर मास ही निकालना है इसका बेटा, तो मास बोला ना इसने, तो ये 105 ग्राम हो जाएगा। तो बस आपने इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो बहुत सिंपल तरीका है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये इसका आंसर था बेटा, ठीक है। ओके, तो अब ये कहता है कि बेटा कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम जो हमारा मास है इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम इट्स वन एंड। इसका मतलब पता क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि सपोज ये 20 ग्राम फोर्स, सपोज ये 20 ग्राम फोर्स को मैं शिफ्ट करके मान लेते हैं बेटा कि मैं यहाँ पर ले आता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले आया 20 ग्राम फोर्स, तो 20 ग्राम फोर्स आपका यहाँ पर आ गया। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में क्या होगा कि इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्योंकि इसका डिस्टेंस कम हो गया तो टॉर्क भी आपका कम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे टॉर्क कम है बेटा आपका, एंड यहाँ पे उतने का उतना ही है। तो टू मेंटेन द सेम टॉर्क ना, आपको यहाँ का डिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा। और वो कब हो सकता है और कैसे हो सकता है, जब आप इस पिवटेड पॉइंट को उठा के थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आओ। इससे क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है इसका आंसर कि जो आपका पिवट पॉइंट है दैट विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द 25 सेंटीमीटर मार्क या 25 सेंटीमीटर। फिर बेटा मेरे पास ये एक सवाल आया था, कहते कि हाय सर, आई एम विष्णु सर, आई जस्ट हैव अ डाउट इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ क्लास 10th ICSE that why does voltage increase and current decreases with relation to power, but why this phenomenon doesn't work in Ohm's law? Hoping for your earliest reply. Thank you sir. Okay, so बेटा मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। सबसे पहले बेटा आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर की, तो वो एक इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है। और इलेक्ट्रिक पावर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वो होता है V इंटू आई। क्या होता है बेटा, V इंटू आई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि हमारे पास होता है पावर इनपुट, वो पावर जो हम सप्लाई करते हैं किसी अप्लायंस को। एक होता है बेटा पावर आउटपुट, जो उस पावर का यूज करके एज ए रिजल्ट हमें देता है। सो हमारे पास पावर इनपुट और पावर आउटपुट होती है। सो आइडियल केस में हम ये लेके चलते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ पावर या नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है कि आपका पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ये कि आपका V इंटू आई क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होगा। और V I कांस्टेंट होने का मतलब है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I या I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सो बेसिकली बेटा ये सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर डिसाइड किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। कंजर्वेशन एनर्जी कहती क्या है बेटा आपका, कि जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूं उतना ही एज ए आउटपुट मुझे मिलेगा। आइडियल केस में हम ये मान के चलते कोई भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता, तो जितनी इनपुट एनर्जी दी है उतनी आउटपुट एनर्जी मिलनी चाहिए। अब बोलेंगे आउटपुट एनर्जी और पावर का क्या रिलेशन, माय डियर, वर्क डन अपॉन टाइम को ही पावर कहा जाता है। तो टाइम तो दोनों केस में सेम होगा, वो कट जाएगा। एज ए रिजल्ट पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट भी आप लिख सकते हो। सो आइडियल केस में क्योंकि पावर जो है वो कांस्टेंट होता है बेटा आपका, इन दैट केस V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I एंड सो ऑन आपको मिलता है बेटा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ एक्चुअली में एक ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे ये हेल्प करता है कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, अगर उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। मतलब इस वोल्टेज, मतलब अगर मेरा आई करंट फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम V इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो बेटा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों डिफरेंस क्या है इसमें। यहाँ पे एनर्जी के रिलेटेड बात हो रही है, कंजर्वेशन एनर्जी की बात हो रही है, कितना इनपुट दे रहे हो कितना आउटपुट दे रहे हो उसके बेस पे है। यहाँ पे V का मतलब है बेटा कि रेजिस्टेंस के क्रॉस एक्चुअली भी पोटेंशियल डिफरेंस है क्या आपका। सो इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे R कांस्टेंट होता है, और हाँ मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है बेटा कि इस कंडीशन में R कांस्टेंट तभी हो सकता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उस केस में R कांस्टेंट है, और तभी आप कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो बेटा इसलिए दोनों का फर्क है, यहाँ पे एनर्जी के रिलेटेड बात होती है, यहाँ पे बात हो रही है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये उसके बारे में बेटा यहाँ पे बात हो रही है। आई होप आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है।
सो बेटा जैसे मुझसे ये 3 सवाल पूछे गए थे तो मैंने उनके आंसर्स आपके सामने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर और क्वेश्चंस। अगर आपके कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई कि एवरी फ्राइडे में आपका डाउट्स जो है वो ले सकूं और वीडियो को अपलोड कर सकूं, ठीक है। और हाँ, आने वाले दिनों के अंदर आपके जल्दी से वीडियोस में अपलोड करने शुरू कर दूंगा। एज ए प्रॉमिस, जैसे पिछले साल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके 9th एंड 10th जो फिजिक्स से कंप्लीट करूंगा, उसी तरह मैं आपकी 10th केमिस्ट्री भी और 9th केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी, बस आप इस चैनल को प्यार करते रहिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।